नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माया शर्मा है और मैं जयपुर की रहने वाली हूं और पेशे से एक ग्राफिक डिजाइनर हूं। आज मैं आपके लिए अपने जीवन की बहुत भयानक घटना लेकर आई हूं, जिसका संबंध सपनों से था। किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता है कि सपने भी किसी राज को खोल देते हैं। सपने भी यूं ही नहीं आते, इनका किसी इंसान की जिंदगी से गहरा संबंध होता है, तभी आते हैं। और इनका रहस्य क्या है, इसका तो कोई पता आज तक नहीं लगा पाया है, लेकिन कुछ ना कुछ ताकत जरूर है जो इंसान को सपनों के माध्यम से किसी घटना से रूबरू कराती है, किसी राज को खोल देती है। ऐसी ही घटना मेरे जीवन में हुई, जो मैं आज भी याद करती हूं तो डर जाती हूं, खौफ से कांप उठती हूं। लेकिन एक बात है, उन सपनों का उस घटना से इतना गहरा संबंध था कि जैसे ही वो राज खुला कि सपनों का आना भी बंद हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सपने भी किसी राज को खोलते हैं, किसी मकसद से ही आते हैं। दरअसल मेरा जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। वहां हमारा घर शहर के पुराने मोहल्ले में था, जहां हर सुबह चाय की खुशबू से शुरू होती थी। बच्चों की किलकारियां और पड़ोसियों की हलचल हमारे दिन को खुशहाल बनाती थी। हमारा परिवार साधारण था लेकिन बहुत सुखी था। मेरे पिता विक्रम शर्मा गणित के शिक्षक थे। वो बहुत अनुशासित लेकिन हंसमुख स्वभाव के थे। मेरी माँ सुनीता शर्मा घर संभालती थी और हमें हर समय ममता भरी अच्छी गाइडेंस देती रहती थी। मेरी छोटी बहन साक्षी 10वीं क्लास में पढ़ती थी और हमेशा मुझसे कोई ना कोई सवाल करती रहती थी। हमारा घर हमेशा हंसी खुशी और प्यार से भरा रहता था। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में करियर बनाया। लखनऊ में काम करते हुए मैं अपने सपनों को सच कर रही थी। नौकरी काफी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन मुझे अपनी कला और डिजाइन से संतोष मिलता था। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में नया मोड़ आया। एक अच्छे घर से शादी का प्रस्ताव आया। मेरे माता पिता के मित्र के जरिए मेरी मुलाकात आरव से हुई। आरव जयपुर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। पहली मुलाकात वीडियो कॉल पर हुई और मुझे उसकी सादगी और समझदारी तुरंत पसंद आ गई। शादी तय होने के बाद घर में हलचल मच गई। बहन साक्षी बार बार पूछ रही थी, दीदी लहंगा कौन सा पहनोगी। मेरी माँ हर रोज मेरी ड्रेस और गहनों के साथ मुझसे मस्ती करती। पिताजी गंभीर रहते, लेकिन उनकी आंखों में ढेर सारा प्यार झलकता था। शादी का दिन बहुत खुशहाल था। घर के नजदीकी रिश्तेदार आए। हल्दी और मेहंदी की रस्में बड़ी मस्ती और हंसी मजाक के साथ पूरी हुई। मेरी बहन साक्षी और माँ ने मुझे सजाया। पिताजी बार बार मेरे लहंगे को ठीक कर रहे थे और हंसते हंसते मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। आरव भी तैयार था, लेकिन उसकी मासूम आदतें सभी को हंसा रही थी। बार बार उसका चश्मा फिसल जाता और वो उसे पकड़ने की कोशिश में व्यस्त रहता। हम दोनों की नजरें जब मिली तो दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी हुई। शादी के बाद हम जयपुर चले गए, जहां आरव ने मुझे खूबसूरत घर गिफ्ट किया। घर बड़ा और खुला था और हर कमरे में रोशनी थी। यहाँ मेरे सास ससुर रश्मि और नवीन और देवर ननद अमन और प्रीति रहते थे। सभी ने मुझे तुरंत अपनाया और मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। शादी के कुछ दिन बाद परिवार ने तय किया कि हमें छोटा सा घूमने का ट्रिप करना चाहिए। जयपुर के पास एक हिल स्टेशन जाना तय हुआ। सुबह की हल्की ठंडी हवा, रास्ते में हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ बहुत सुखद था। हम कार में बैठे, संगीत चल रहा था और माँ बार बार फोटो खींच रही थी। प्रीति अपनी छोटी छोटी बातें कर रही थी और अमन पीछे से हंसी मजाक कर रहा था। रास्ते में हम सभी ने चाय और स्नैक्स खाए और बचपन की यादें साझा की। हिल स्टेशन पहुंचते ही
नीला आसमान, घने पेड़ और ठंडी हवा ने सभी का मन प्रसन्न कर दिया। हम लोग पैदल घूमे, खेलों में शामिल हुए और खूब मस्ती की। आरव मुझे बार बार जरा धीरे चलने के लिए कहता और मैं हंसते हुए उसके साथ चलती। उस दिन के अंत में सभी ने सोचा, यार सच में जीवन में ऐसे पल ही सबसे खास होते हैं। घर लौटते हुए कार की खिड़कियों से सूर्यास्त का नजारा देखते हुए मैंने भी महसूस किया कि ये खुशी और प्यार भरा जीवन ही असली है। मायके की खुशियां अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि जयपुर में मेरे नए घर में हल्की हल्की हलचल शुरू हो गई। शादी के कुछ दिन बीत चुके थे और मैं अपने नए जीवन में ढलने की कोशिश कर रही थी। सास ससुर, देवर ननद सभी मुझे अपने घर की तरह अपनाते थे। उनका प्यार और ख्याल मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कुछ हल्की हल्की बातें मुझे अजीब लगने लगी थी। आरव, मेरा पति, अभी शहर के ऑफिस में था। वो हर दिन काम में व्यस्त रहता, लेकिन हर 2-3 दिन में घर आकर हमारे साथ समय बिताता। मैं उसकी बातों, उसकी हंसी और उसकी छोटी छोटी आदतों की मिस नहीं करती थी। लिविंग रूम में बड़ी खिड़कियां थीं जो पूरे दिन सूरज की रोशनी को कमरे में आने देती थी। रसोई से अक्सर सांस की हल्की हंसी और ननद की चहचहाहट आती। देवर अमन कभी कभी टीवी पर कॉमेडी देखकर हंसते। सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ अजीब बातें महसूस की। कभी कभी जब मैं किसी कमरे से गुजरती तो लगता कि सास ससुर अचानक अपनी बातें रोक देते हैं। कभी ननद या देवर अचानक हंसी रोक देते। जैसे ही मैंने किसी चीज पर सवाल उठाया, उनकी मुस्कान में हल्का सा झटका दिख जाता जो सामान्य नहीं था। एक दिन मैं रसोई में चाय लेने गई। सास रश्मि और ननद प्रीति चुपचाप बात कर रही थी। जैसे ही मैं पास आई, उन्होंने बातचीत तुरंत बदल दी और मम्मी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अरे माया, तुम चाय क्यों ले आई? मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। दूसरे दिन मैं लिविंग रूम में बैठी थी। अमन और प्रीति हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे ही मेरी नजर उनके चेहरे पर पड़ी, मुझे लगा कि वे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो हल्की मुस्कान, थोड़ी झिझक, कुछ तो था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। शाम को आरव ऑफिस से घर लौटा और मेरे लिए हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लेकर आया। उसकी आंखों में चमक और मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, माया, तुम्हारे लिए कुछ खास है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मैंने उत्सुकता से बॉक्स खोला। उसके अंदर एक डायमंड रिंग थी, साफ, चमकदार और बेहद खूबसूरत। वो हल्की नीली रोशनी में और भी आकर्षक लग रही थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश हो गई। वो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, वाह आरव, ये तो सच में बहुत सुंदर है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे डायमंड रिंग पसंद है? आरव मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम्हारी मुस्कान मुझे सब कुछ बता देती है। यही मेरी खुशी है। मैंने रिंग को अपनी उंगली हाथ में पहन लिया। जैसे ही वो उंगली में फिट हुई, मुझे एक अजीब सी झनझनाहट महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरी नसों में हल्की सी बिजली दौड़ गई हो। मैंने आरव की तरफ देखा, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। वो बस मुस्कुरा रहा था। मुझे चौंकते हुए देख कर उसने पूछा, क्या हुआ माया? मैंने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक झनझनाहट सी थी, कुछ अजीब थी। न तो दर्द था, न ही कोई असुविधा, बस एक अजीब सी सनसनी जो पूरे शरीर में फैल गई थी। आरव ने मुझसे कहा, इसे सीरियसली न लो, शायद ये तुम्हारा एक्साइटमेंट था, तभी ऐसा फील हुआ। लेकिन मुझे अभी भी भीतर ही भीतर एक अजीब बेचैनी भी महसूस हो रही थी। रात को हम लोग बैठकर चाय पी रहे थे। घर में हल्की रोशनी और बाहर से आती हुई ठंडी हवा ने माहौल को बेहद खुशनुमा बना दिया था। सास ने चाय बनाई, ननद ने हल्का फुल्का गाना बजाया। सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था, लेकिन उस झनाझनाहट ने मेरे मन में जो बेचैनी डाल दी थी, उसे मैं भुला नहीं पा रही थी। हालांकि मैंने कोशिश की कि ध्यान ना दूं। रात के खाने के बाद हम सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। मैं भी वहां आ गई तो अचानक मैंने देखा कि अमन और प्रीति एकदम से खामोश हो गए। ननद प्रीति ने तुरंत मोबाइल पकड़ लिया और कुछ टाइप करने लगी। मुझे लगा कि उन्होंने अचानक कुछ छिपा लिया। मैंने चुपचाप देखा, लेकिन उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। मम्मी भी मुझे इग्नोर करने लगी। उनकी आंखों में हल्का सा डर और झिझक थी। रात को आरव ने मुझे कुछ उलझन में देखकर कहा, माया, क्या तुम्हें यहां अच्छा नहीं लग रहा है?
तुम कैसे खुश रहेगी वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पसंद की हर चीज तुम्हें ला कर दूंगा। उन्होंने मेरे हाथ में हल्का सा हाथ रखा और कहा, तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरी ख्वाहिश है। उसकी आवाज में प्यार और सुरक्षा की भावना थी, लेकिन मुझे भीतर ही भीतर एक अजीब सनसनी महसूस हुई, जो शायद रिंग और घर के माहौल की वजह से थी। रात के वक्त चांद की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरे की दीवारें जैसे मुझे किसी और दुनिया में खींच रही हों। बिस्तर पर लेटते ही मैंने रिंग को देखा। उसकी चमक मेरे कमरे में हल्की नीली रोशनी की तरह फैल रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, मुझे एक हल्का सा अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई मेरी ओर देख रहा हो। कमरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन मेरे भीतर एक हल्का डर और बेचैनी थी। मुझे अभी नहीं पता था कि यह केवल संकेत था, लेकिन उसी रात से मेरी नींद में सपनों की नई दुनिया की शुरुआत हुई। रात में मैंने एक अजीब और डरावना सपना देखा, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा। लेकिन इतना याद था कि उसमें मैंने किसी लड़की को देखा। एक दिन मैं घर में अकेली थी। आरव ऑफिस गए थे और सास ससुर भी कहीं बाहर थे। मैं बुक शेल्फ के पास खड़ी थी। तभी मेरी नजर अचानक पुरानी किताबों पर पड़ी। किताबें धूल से सनी थीं और उनमें से कुछ किताबें बहुत ही पुरानी और गंदी हो चुकी थीं। मुझे उन लोगों की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। भला कोई किताबों की ये हालत कैसे कर सकता है? क्योंकि मेरे घर में पढ़ने का माहौल था, तो सभी लोगों को किताबें पसंद थीं। अपने अपने टेस्ट के हिसाब से सभी किताबें पढ़ते थे और उनकी देखभाल करते थे। ऐसे किताबों को पढ़े देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। भला ऐसे इन किताबों को कोई कैसे डाल सकता है? पूरा घर चमचमा रहा है, पोछा लगाया जाता है, सफाई होती है, लेकिन किताबों के नाम से इतनी उदासीनता मैंने किसी की नहीं देखी थी। मैं तुरंत ही एक झाड़ने के लिए कपड़ा लेकर आई और मैंने उन किताबों को झाड़ना शुरू किया। मैंने बुक शेल्फ को साफ किया। सारी किताबों को मैं सावधानी से पोंछ पोंछ कर रखने लगी। किताबें बहुत पुरानी हो चुकी थीं। मैंने एक किताब उठाई और खोलने की कोशिश की। उस किताब के बीच में एक पीला कागज फंसा हुआ था। मैंने उसे उठाया तो उसमें से एक फोटो निकलकर नीचे गिर पड़ा। मैंने फोटो को देखा तो उसमें एक सुंदर लड़की मुस्कुरा रही थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मुस्कान एकदम से ध्यान खींच रही थी। मैंने फोटो को देखकर उस पीले कागज को धीरे से निकाला और पढ़ने की कोशिश की। कागज पर लिखा था, ये घर कभी भी सुकून नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी दीवारों में दर्द छुपा हुआ है। ये पढ़ते ही मैं चौंक गई और किताब फिर से गिर पड़ी। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और उस कमरे से बाहर चली गई। क्या ये किसी के द्वारा छिपाया गया राज था? क्या इस घर में ऐसा कुछ था जो मुझे अब तक नहीं पता था? इसी उधेड़-बुन में सारा टाइम निकल गया। खा पीकर अब सोने का टाइम आ गया था। जैसे जैसे रात बढ़ी, वही डरावना सपना फिर से आया। इस बार सपना और भी अजीब था। मैं उसी अजनबी महिला देख रही थी। उसका चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन अब वो मुझे घेरने लगी थी, जैसे वो किसी अंधेरे गलियारे में मुझे खींचना चाह रही हो। वो फिर से वही शब्द कह रही थी, ये घर तुम्हारा नहीं है माया, तुम्हें इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। सपने में वो महिला मेरे करीब आ रही थी और अचानक उसकी आंखें खूबसूरत रिंग की तरह चमकने लगी। मेरी नींद खुली और मैं एकदम से बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। रिंग को देखकर मैंने सोचा, क्या रिंग इस सपने से जुड़ी हुई थी? अब मुझ में यह सवाल बार बार उभरने लगा था कि क्या इस घर में किसी ने सचमुच कुछ छुपा रखा था? क्या रिंग का असर मेरी सोच को भ्रमित कर रहा था, या फिर कुछ असल में गलत था जो मैं समझ नहीं पा रही थी? रिंग को मैंने उतार कर रख दिया। रात के इस वक्त मैं अपने बिस्तर पर लेटी जाग रही थी। घर के आसपास की सन्नाटे को महसूस करते हुए मैंने हल्के हल्के ख्वाबों में खोने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने वही महिला फिर से आ खड़ी हुई थी। यह सपना कुछ अजीब था। महिला का चेहरा अब भी बिल्कुल साफ नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा कहर था, जैसे वो मुझे किसी सजा के लिए पुकार रही हो। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि वो मेरी बेहद करीब आ रही थी, जैसे मैं उसका पीछा कर रही हूं। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और बेहद खौफनाक आवाज में कहा, तुम जानती हो माया, तुम जहां हो वो जगह तुम्हारी नहीं है, वो जगह तो मेरी है। और अब जब तुम यहां से जाने की कोशिश करोगी तो इस घर से कोई तुम्हें जिंदा नहीं जाने देगा। तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगी। तुम वहीं रहोगी जहां मैं रह रही हूं, और तुम नहीं जान पाओगी कि तुम्हें कैसा जाल बुनकर फंसा लिया गया है। आखिरी शब्दों के साथ
मैं कांपती हुई जाग गई। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन वो महिला, उसका चेहरा, उसकी बातें, हर बात जैसे मेरे सामने फिर से घूम रही थी। मुझे उस सपने से डर महसूस हो रहा था। आरव का बर्ताव अब थोड़ा अलग सा लगने लगा था। पहले जहां वो मुझसे रोज बातचीत करते और साथ में समय बिताते थे, अब वो कम समय घर पर रहते। दिन में ऑफिस का काम, फिर किसी बैठक में व्यस्त रहने की वजह से वो रात को देर से लौटते थे। जब भी वो घर लौटते, वो थोड़ा थके हुए होते और उनके चेहरे पर कोई अजीब सी बेचैनी होती। मैंने एक दिन पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? आरव, तुम ठीक से सोते नहीं हो, न ही अच्छा खाते हो। क्या ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है? वो कुछ समय तक चुप रहे, फिर हल्के से मुस्कुराए। कुछ नहीं माया, बस थोड़ा काम बढ़ गया है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बात सच्ची नहीं लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सा तनाव था। एक हफ्ते में ही वो कुछ और चुपचाप और अजनबी से लगने लगे। मम्मी ने भी अब मुझसे ज्यादा बात करना कम कर दिया था। पहले जहां वो मुझसे गपशप करती और मेरे सवालों का जवाब देती, अब वो कम बोलने लगी थी। एक दिन मैंने उन्हें कुछ पूछा तो उन्होंने जवाब देने की बजाय मुझे हल्की सी घबराहट दिखाकर पूछा, क्या तुम कुछ पूछ रही थी माया? उनका चेहरा कुछ बुझा हुआ सा था। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मन में मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये परिवार मुझसे क्या छिपा रहा था। क्या मेरे बारे में कुछ ऐसा था जो मैं नहीं जान पाई थी? एक शाम जब मैं घर में अकेली थी, मैंने सोचा कि पुराने सामान के बीच जाकर देखती हूँ कि शायद कुछ पुरानी बातें मिलें। शायद वहां कोई किताब हो या फिर कोई फोटोग्राफ जो मुझे इस घर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सके। मैंने एक पुरानी ट्रंकी खोली और देखा कि उसमें बहुत सी पुरानी फोटोग्राफ्स और दस्तावेज पड़े थे। एक तस्वीर में एक लड़की थी जिसे मैं अब दूसरी बार फोटो में ही देख रही थी। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी नजर थी जो मैंने अपने सपने में देखी थी। वो तस्वीर पुरानी थी और उसके ऊपर कोई तारीख भी नहीं थी। मैंने उसे कुछ समय तक ध्यान से देखा और फिर महसूस किया कि शायद वो लड़की इस फैमिली की कुछ खास हो सकती थी। क्या उसके बारे में कुछ ऐसा था जो ये लोग छिपा रहे थे? रात को फिर से वही सपना आया, लेकिन अब वो बहुत डरावना था। सपने में उस लड़की का चेहरा अब भी स्पष्ट नहीं था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे वो किसी पीड़ा से गुजर रही हो। मैं उसकी ओर बढ़ी और वो मुझे एक अंधेरे कोने की तरफ खींचने लगी। तुम जानती हो माया, वो बोली, ये घर कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हारी किस्मत मुझे पकड़ चुकी है और अब तुम यही रहोगी मेरी तरह हमेशा के लिए। इस बार मैं घबरा कर जाग गई और मेरी धड़कनें तेज हो गई। मेरी आंखों के सामने वही लड़की थी और मेरे मन में सवाल था, क्या वो इस फैमिली की मेंबर थी? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी? और अगर हां, तो उसका राज क्या था? घर में कुछ ऐसा था जो मुझे बेहद बेचैन कर रहा था। वो लड़की, वो रिंग, वो अजीब सपना, क्या सब कुछ किसी गहरे राज से जुड़ा हुआ था? मैंने सोचा कि शायद अब मुझे आरव से पूछना चाहिए, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी बहाने से मुझसे दूर भागता रहा। ये सब मुझे अंदर से बहुत गहरे डर में डाल रहा था। क्या आरव ने मुझे झूठ बोला था? क्या वो किसी पुराने दर्द को छिपा रहा था? या फिर उसका कोई ऐसा अतीत है जो वो बताना नहीं चाहता है? आज का दिन सामान्य था। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी और मुझे लगता था कि आज कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन आरव आज जल्दी ही लगभग 4 बजे लौट आए। उनके चेहरे पर एक हल्की थकान थी और साथ ही खुशी की झलक थी। वो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अंदर आए। मैं आज भी उस शाम को भूल नहीं सकती जिसने मेरी जिंदगी उलट कर रख दी। आरव ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए पूछा, माया, तुमने क्या बनाया है आज? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे पसंदीदा पकोड़े और आलू के पराठे। चाय के साथ परफेक्ट लंच हो जाएगा। आरव ने मेरी ओर देखा और फिर कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारे हाथों में जादू है। माया, आज तो मैं आराम से खाऊंगा। हम दोनों ने नाश्ता करना शुरू किया। आरव ने कहा, माया, मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है, कुछ अच्छा सा बना लेना। मैंने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करो। आरव उसके बाद मार्केट चले गए और मैं किचन में चली गई। मैंने बहुत सी टेस्टी डिशेस बना डाली। मैंने मन लगाकर सबके लिए नाश्ता बनाया था, पनीर पकोड़े, आलू टिक्की और गुलाब जामुन। और फिर उसके बाद अपने कपड़े चेंज किए, हल्का सा मेकअप किया,
तब तक आरव लौट भी आए। वे कुछ मिठाइयां लाए थे। तब तक उनके दोस्त आ भी गए। पूरी फैमिली मेज पर जमी हुई थी। मैंने खाना सर्व किया। सब दोस्तों ने बड़े चाव से खाया। उसके बाद तारीफ के पुल बांध दिए। मुझे अच्छा लगा था कि मैं सबके दिल जीत पा रही हूं। एक दोस्त ने बड़े खुश होकर कहा, अरे यार, ये तो सबसे बेहतरीन पराठे हैं जो मैंने कभी खाए हैं माया भाभी। तुम तो सचमुच घर का माहौल खुशनुमा बना देती हो। मैं मुस्कुराई। धन्यवाद, बहुत खुश हूं कि आपको पसंद आए। वो फिर आरव से कहने लगा, अब तुम सदमे से उबर जाओगे यार। लेकिन फिर वही गलती हो गई। आरव का एक दोस्त हंसते हुए बोला, हाँ यार, अब तो तू संभल जाएगा, सदमे से भी निकल आएगा। भाभी इतनी अच्छी हैं, भगवान ने फिर से तुझे हंसने का मौका दिया है। दूसरा बोला, हाँ भाई, अंजलि जैसी तो कोई नहीं थी, लेकिन देख अब तेरे पास माया है। खुश रहो दोनों मिलकर, बस जैसे किसी ने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए हों। अंजलि? कौन अंजलि? मेरे लिए ये सदमा। मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। किसी को पता भी नहीं चला कि मैं अंदर से कितनी टूट चुकी हूं। मैं मुस्कुराती हुई वहां से उठ गई, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में पहुंचते ही मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। मैंने कांपते हाथों से मां का नंबर मिलाया। मां मां। मेरी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि शायद मां का दिल भी वहीं कांप गया होगा। वे मेरे इस तरह रोने से डर गई। उन्होंने मुझे चुप कराते हुए पूछा, क्या हुआ माया, तू ठीक तो है? मैंने रोते हुए बताया, मां, मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला है। आरव ने मुझसे झूठ बोला। उसकी शादी पहले हो चुकी थी, उसकी बीबी थी और उसकी मौत हो गई। मां, मैं ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे आकर ले जाओ प्लीज मां, मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैं इतनी जोर जोर से रो रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मां बार बार बस यही कह रही थी, शांत हो जा माया, सब ठीक होगा बेटा। लेकिन मुझे मालूम था कुछ भी ठीक नहीं था। उस रात आरव ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया और मैंने उससे कहा, अब तुम मुझसे बात मत करो। काफी देर तक जागते जागते रोते रोते फिर मेरी आंख लग गई। फिर मैं जाने कब नींद में डूब गई और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने खुद को एक बहुत खूबसूरत बगीचे में पाया। फूल खिले थे, पक्षी गा रहे थे, हवा में अजीब सी मिठास थी। अचानक मेरे सामने एक बेहद सुंदर लड़की आ खड़ी हुई। इतनी सुंदर कि जैसे कोई सपना हो, कोई परी हो। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। तभी मैंने देखा आरव उस लड़की के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ में एक रिंग थी। वो कह रहा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की हौले से मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों हाथों में हाथ डालकर बगीचे में घूमने लगे। झील के किनारे पेड़ों की छांव में मैं दूर खड़ी सब देख रही थी। मेरा दिल टूट रहा था, मेरा सीना जल रहा था। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे टूट जाएंगे। वो लड़की चिल्लाई। आरव! उसकी साड़ी उड़ रही थी, बाल बिखर गए थे। तेज आंधी में वो धुंध में खोने लगी। आरव उसे पकड़ने भागा, लेकिन उसका हाथ हवा को ही छूकर रह गया और फिर वो लड़की गायब हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा था, इतना गहरा कि मेरी सांस घुट रही थी। अचानक उस अंधेरे को चीरती हुई एक खौफनाक चीख गूंजी। आह! वो आवाज इतनी भयावह थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। दिल जोर से उछल गया। मैं हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी, क्योंकि वो आवाज फिर हकीकत में गूंजी थी। नहीं, मैं झटके से उठकर बैठ गई। ये चीख मैंने नींद में नहीं सुनी थी, ये मैंने पूरे होश में जागते हुए सुनी थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि जैसे दम निकल जाएगा। कमरे की चारों दीवारें मुझे घूर रही थीं। मुझे लगा कि कोई मेरे कानों में अब भी वही चीख गूंज रही है। मैं कांपते हुए खुद से बुदबुदाई, ये लड़की कौन थी? क्यों मुझे बार बार सपनों में दिख रही है? क्या ये वही अंजलि थी? लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। बस एक खामोशी थी और डर था। आरव भी जाग गया था। उस रात का सन्नाटा अजीब था। मैं खामोश थी, लेकिन मेरे भीतर सवालों का तूफान चल रहा था। आखिरकार मैंने आरव से कहा, अब और मत छुपाओ। आरव, सच बताओ, कौन थी अंजलि? आरव के चेहरे पर ऐसा भाव आया मानो किसी ने पुराने जख्म पर उंगली रख दी हो। कुछ देर तक वो चुप रहे, फिर अचानक गहरी सांस लेकर बोले, आज मौका आ गया है कि मैं तुमको सब कुछ बता ही देता हूं। अब चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा,
लेकिन सच बताना ही चाहिए। अंजलि मेरी पत्नी थी, माया, और मैं उसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करता था। मेरे कानों में जैसे बम फटा। मैं पत्थर सी बैठ गई। दिल में टीस उठी। पत्नी? और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। खैर, अब मुझे पूरी कहानी बताओ। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस घर में किसी आत्मा की छाया है। उसके बारे में जानने के लिए मुझे तुम्हारी कहानी जानना बहुत जरूरी है। मुझे सब कुछ सच सच बताना, आरव ने कहा। ठीक है, बताता हूं, वो बोले। हमारी पहली मुलाकात जयपुर के गुलमोहर कैफे में हुई थी। बरसात की शाम थी। आसमान से पानी झरने की तरह बरस रहा था। मैं भीगा हुआ अंदर घुसा। कोने की टेबल पर वो बैठी थी, बाल गीले, नीली शॉल ओढ़े हुए। सामने किताब खुली थी। वेटर ने गलती से मेरी कॉफी उसके सामने रख दी। वो हंस पड़ी और बोली, अजनबी की कॉफी, शायद नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। उस हंसी में कुछ ऐसा था कि मैं वहीं रुक गया। आरव की आंखें चमक रही थीं, जैसे वो वहीं शाम जी रहे हों। फिर गुलमोहर हमारी जगह बन गई। हर हफ्ते मिलना, कभी किताबों पर बहस करना, कभी फिल्में देखना, कभी पुराने शहर में घूमना, यही सब चलने लगा। वो बहुत जिद्दी थी। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती और फिर चुपके से चिट्ठी लिख देती। गुस्सा खत्म, अब आइसक्रीम खिलाओ। मुझे उसका हर अंदाज अच्छा लगता था। उसकी हंसी, उसकी नाराजगी, यहां तक कि उसका डर भी अच्छा लगता था। अंजलि को तूफान से बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी तूफानी शामें देखने बालकनी में खड़ी हो जाती। कहती, डर को सामने से देखना चाहिए। कहते कहते आरव सांस लेने के लिए रुक गए। उनकी कहानी सुनकर मेरे सीने पर सांप लौट रहे थे। मैंने दांत भींच लिए। कितनी रोमांटिक यादें। और मैं बस एक तमाशबीन जो उसका अतीत सुन रही थी। आरव ने फिर सुनाना शुरू किया। आरव की आवाज गहरी हो गई। एक रात मैं उसे नाहरगढ़ किले पर ले गया। पूरा शहर नीचे तारों की तरह चमक रहा था। मैंने जेब से रिंग निकाली, घुटनों पर बैठकर पूछा, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? वो हंसी और बोली, ड्रामा मत करो। हाँ हैं। मुझे उसकी हंसी में, उसकी आंखों में पूरा भरोसा था। आरव की ये बात सुनकर मैंने अपने हाथ की उंगली घुमाई, वही रिंग जो अब मेरी उंगली में थी। मेरे भीतर आग लग गई। मैंने पूछा, तो ये रिंग उसकी थी? मुझे उसकी जगह भरने के लिए दी गई? आरव ने कहा, हाँ, ये वही रिंग है। मैंने खून का घूंट पीते हुए इस बात को नजरअंदाज किया और कहा, खैर, आगे की कहानी सुनाओ। आरव ने कहना शुरू किया। शादी सादी सी थी। मंदिर में 7 फेरे हुए। परिवार और कुछ दोस्त ही थे। अंजलि ने लाल हल्की बनारसी पहनी थी, क्योंकि उसे भारी लिबास से चक्कर आते थे। फेरे लेते वक्त उसने कान में फुसफुसाया, झगड़ा हो तो पहले पानी पिलाना, फिर बहस करना। उसके छोटे छोटे नखरे, उसकी बातें, सब मेरी आदत बन गई थी। आरव की आंखें भीग उठीं और मैं अंदर ही अंदर जल रही थी। ये सब सुनने की मुझे क्या जरूरत थी? मैं उसकी पत्नी हूं या उसकी सुनने वाली? फिर एक दिन वो हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को वीरान कर दिया। मैं बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। आरव की आवाज अचानक भारी हो गई। अंजलि बोर हो रही थी, तो सब लोगों ने उसे खुश करने के लिए मूवी देखने का प्रोग्राम बना लिया। कार अमन चला रहा था। उस दिन बादल छाए हुए थे। फिल्म देखकर जब सब लोग लौट रहे थे तो बारिश होने लगी। बारिश तेज थी, बिजली कड़क रही थी। अंजलि मेरा हाथ कसकर पकड़े थी। तभी सामने से एक ट्रक आया। अमन ने गाड़ी मोड़ी, लेकिन एक्सीडेंट हो ही गया। कार पलट गई। अमन और बाकी लोग तो बच गए, लेकिन अंजलि चली गई। उसके दुपट्टे का टुकड़ा सीट पर अटका रह गया। बस वही उसकी आखिरी निशानी रह गई। अब कमरा सन्नाटे से भर गया। आरव ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब माया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कैसे बर्दाश्त करूं? अंजलि मेरी यादों में बसी हुई है। उसके बिना मैं जी नहीं पा रहा था, लेकिन वो अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत नफरत करती हैं। मैं फट पड़ी। तो अब तुम चाहते क्या हो आरव? मैं उसकी यादों के साथ रहूं, उसकी रिंग पहनूं, उसकी छाया में जीऊं? क्या मैं सिर्फ उसकी जगह भरने आई हूं? आरव घबरा गए। वे कहने लगे, नहीं माया, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं बस चाहता था कि सच बता दूं, वरना तुम मुझसे और दूर चली जाती। मैंने गुस्से में कहा, सच शादी से पहले बताते हैं, बाद में नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार सब जानते थे। बस मैं अंधेरे में रही, और अब तुम चाहते हो मैं ये सब सुनकर भी मुस्कुराऊं।
मैं उठ खड़ी हुई। गुस्से से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने तमतमाते हुए कहा, सुनो आरव, मैं अंजलि नहीं हूं, मैं माया हूं। अगर मुझे मेरी जगह नहीं दोगे तो मैं खुद अपनी जगह बना लूंगी तुम्हारे बिना। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया लेकिन दिल में सवाल अभी भी गूंज रहा था, क्या सचमुच मैं उसकी जिंदगी में सिर्फ एक परछाई हूं? उस रात नींद तो आई, पर सपनों ने फिर मुझे चैन नहीं लेने दिया। जैसे ही आंखें बंद हुईं, मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। मैं फिर से सपना देखने लगी। मैंने खुद को एक बेहद खूबसूरत जगह पर पाया। हरी हरी वादियां थी, चारों तरफ फूल थे और बीच में झील का चमचमाता पानी। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी। लेकिन इस बार वहां मैं नहीं, बल्कि एक लड़की थी, सफेद ड्रेस में, बड़ी ही मासूम और सुंदर। वो मुस्कुरा रही थी और उसके साथ था आरव। मेरी सांसें अटक गई। ये लड़की कौन है? और आरव की आंखों में उसके लिए वो मोहब्बत क्यों थी जो उसने कभी मेरे लिए नहीं दिखाई? आरव उसके हाथ पकड़कर बोला, अंजलि, अगर जिंदगी दोबारा भी मिले तो भी मैं तुम्हें ही चुनूंगा। अंजलि शब्द मेरे कानों में गूंजा। हाँ, यही नाम था, वही नाम जिसका जिक्र आरव के दोस्त ने किया था। मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। लेकिन सपना तो और गहरा होता चला गया। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल उमड़ आए, जोर जोर से हवा चलने लगी। अंजलि घबरा कर बोली, आरव, ये क्या हो रहा है? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन अगले ही पल एक भयानक तूफान आया और दोनों को अलग कर दिया। अंजलि चीखती रह गई और उसका हाथ आरव से छूट गया। अंजलि अकेली रह गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और फिर अचानक एक परछाई आई। ये एक नकाब पोश था जो लंबा चौड़ा था और पूरे चेहरे पर काला मुखौटा पहने हुए था। हाथ में वही छापर था। वो धीरे धीरे अंजलि की ओर बढ़ा। अंजलि पीछे हटती रही, रोती रही। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? लेकिन नकाब पोश चुप रहा। फिर अचानक उसने छापर उठाया और मैंने साफ देखा कि उसने अंजलि की गर्दन पर वार कर दिया। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा छूट पड़ा और मैं ये देखकर चीख पड़ी। मैं सपने में इतना डर गई कि मेरी खुद की चीख निकल गई, नहीं। और फिर मेरी नींद टूट गई। नींद खुलने के बाद मैं हाँफ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था। लेकिन दिल दहला देने वाली बात यह थी कि उस नकाब पोश का अंदाज, उसकी चाल मुझे जानी पहचानी लगी, जैसे वो कोई बिल्कुल अनजान नहीं बल्कि मेरे बहुत करीब का हो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये हैं कौन। अब मेरे दिल में सबसे बड़ा सवाल था, क्या अंजलि की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल था? और अगर हाँ, तो वो नकाब पोश कौन है? मेरे दिल में उलझन थी कि मैं क्या करूं। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कभी कभी तो लगता था कि इस कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है, और कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता था कि मन होता था कि मैं अपने घर चली जाऊं, और कभी मन में आता था कि यहां रहकर पता करूं कि इस कहानी के पीछे का राज क्या है। और सब ठीक था, मैं सब झेल लेती। लेकिन आरव से मुझे जो सच्चाई बताई कि वो अंजलि को नहीं भूल पा रहा है, ये सुनने के बाद मेरा मन जैसे बोझ से दब गया। दिल कह रहा था कि एक तो मुझसे झूठ बोला गया, शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि उसकी बीवी थी। दूसरे, वो अभी भी मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दे पा रहे थे। वो बीवी जो अब जिंदा नहीं, पर मेरी नींद, मेरा चैन सब छीन रही थी। कोई ऐसा भी नहीं था जिसे मैं अपने मन की बात बताती। जब मेरे मन में गुस्सा ज्यादा भर गया तो उस रात मैंने सबके सामने आवाज ऊंची कर दी। सास, ससुर, ननद, देवर, किसी को नहीं छोड़ा। मैंने खूब भड़ास निकाली। तुम सबको पता था ना, तुम सब इस घर में रहते हो, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खेल खेला गया? तुम सब मुझे धोखे में रखते रहे। घर का माहौल सन्नाटे से भर गया। कोई कुछ नहीं बोला, बस आरव मेरी तरफ देखता रहा और कहता रहा, माया प्लीज तुम समझो। मैंने उसकी तरफ हाथ उठाकर कहा, चुप रहो आरव, अब और झूठ मत बोलना। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक जगह भरने वाली गुड़िया हूं। मेरे आंसू खुद ही बह निकले। मैंने सामान उठाया और सीधे मायके चली गई। माँ मुझे देखकर हैरान रह गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? मैंने रोते हुए कहा, माँ मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया है। मैं उसके साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा, लेकिन मेरी आंखों में बस वही सवाल था, क्या मैं एक मरे हुए रिश्ते की परछाई के साथ जी रही हूं? उस रात मैं माँ के कमरे में ही सो गई।
थकान इतनी थी कि आंखें बंद होते ही नींद आ गई, लेकिन चैन कहाँ था। मुझे फिर वही खौफनाक सपना आने लगा। मैंने सपने में खुद को किसी सुनसान सड़क पर पाया। चारों तरफ अंधेरा था। मेरे साथ इस बार कोई और नहीं बल्कि आरव था। वो मेरा हाथ थामे धीरे धीरे मुझे आगे ले जा रहा था। मैंने कहा, आरव, मुझे डर लग रहा है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं हूं ना माया, डरो मत। लेकिन तभी अचानक एक परछाई सामने से आई। ये वही लड़की थी, वही चेहरा था, वही सफेद ड्रेस थी। मैंने जैसे ही गौर से देखा, मेरी चीख निकल गई। उसकी गर्दन कटी हुई थी, उसे खून टपक रहा था और चेहरा बेहद भयावह था। वो लड़की चीखते हुए बोली, आरव, तू मेरा है और तुम दोनों मुझे धोखा नहीं दे सकते। उसने खून से सनी हथेली से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं पीछे हटती रही। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की। अंजलि, प्लीज रुक जाओ। लेकिन वो लड़की और उग्र हो गई। उसने अचानक पास रखे लोहे के औजार को उठाया और आरव पर झपट पड़ी। आरव किसी तरह बच गया। अब वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में बस खून की प्यास थी। वो भयंकर आवाज में बोली, अब तुम नहीं बचोगी माया। वो मेरी तरफ भागी और जैसे ही उसने मुझ पर वार किया, मैं जोर से चीख पड़ी। नहीं! मेरी चीख सुनकर मां ने मुझे झकझोरा। माया, क्या हुआ? क्यों चीख रही थी? मैं हांफते हुए उठी। मैं पसीने में भीगी हुई थी। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैं मां से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मां, वो लड़की, उसकी गर्दन, वो मुझे मारना चाहती थी। मां घबरा गई, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे। बस एक एहसास था, ये औरत, ये अंजलि अब मुझे चैन से जीने नहीं देगी। मेरी मां ने कहा, अभी सो जाओ, सवेरे देखती हूं कि ये सब क्या है। तभी मैंने कहा कि मेरे लिए दिन और रात सब एक बराबर हैं। मुझे रात में नींद नहीं आएगी और अगर आ भी जाएगी तो मैं डरावने सपना देखूंगी। इसीलिए अभी आकर मुझसे थोड़ी बात कर लो तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए। मैं बिस्तर पर सिर पकड़कर बैठी थी। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने मुझे धोखा दिया है। आरव ने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया। तभी मां धीरे से कमरे में आई। उनके हाथ में गिलास था, गुनगुना पानी। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, माया बिटिया, कब तक यूं आंसू बहाती रहेगी? सुन, जो बात मैं कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुन। मैंने सुबकते हुए सिर उठाया। मां ने गहरी सांस लेकर कहा, देख माया, जो हो गया सो हो गया। आरव ने तुझसे अपनी पहली शादी की बात इसलिए छिपाई क्योंकि अगर वो सच बता देता तो तू शायद शादी ही ना करती। हर इंसान अपनी भलाई के बारे में पहले सोचता है। बेटा, इसमें उसका कोई गुनाह नहीं है। मैंने चिढ़ते हुए कहा, मां, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। शादी एक झूठ की नींव पर रखी थी। मां ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, धोखा नहीं बेटा, मजबूरी कह। सोच, वो तुझसे प्यार करता है, तेरा ख्याल रखता है, तुझे कभी तकलीफ नहीं होने दी। क्या तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वो हमेशा कोशिश नहीं करता? तू नाराज होकर यहां आ गई, लेकिन क्या तूने सोचा कि वहां आरव अकेला कैसा महसूस कर रहा होगा? वो भी तो इस मुसीबत में फंसा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी हिम्मत टूट जाए और उसका नुकसान हो जाए। मां की बातें जैसे मेरे दिल में उतर रही थी। मैं सोचने लगी, सही तो कह रही है मां, आरव बुरा इंसान नहीं है। उसकी गलती बस इतनी है कि उसने सच छिपाया, लेकिन वो मुझे तकलीफ तो नहीं देना चाहता था। मेरी आंखें फिर भर आईं। मैंने कहा, तो मां, मैंने गुस्से में यहां आकर गलत किया? मां ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, नाराजगी में घर छोड़कर आना गलत है। वो तुझे चाहता है, तेरा ख्याल रखता है। अभी उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे वक्त में तू उससे दूर नहीं रह सकती। जाकर उसके पास रह, वही तेरी जगह है। मैंने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। आप सही कह रही हैं मां, मैं गलत थी। मुझे आरव के पास ही रहना चाहिए। तभी मेरे पास आरव का फोन आया। वो आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था और कह रहा था, मुझे यहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माया, तुम चली आओ। मां मुस्कुरा दी और बोली, जाओ बेटा, सुबह का इंतजार मत करो, आज ही वापस चली जाओ। तेरा घर तेरे बिना अधूरा है। मैंने बैग उठाया और तुरंत अपनी ससुराल की तरफ निकल पड़ी। मन अभी भी भारी था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये यकीन भी था कि शायद मां सही कह रही हैं। आरव की कोई गलती नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस घर में मैं लौट रही हूं, वहां अब मेरा इंतजार सिर्फ प्यार और सुकून नहीं कर रहा, बल्कि एक खौफनाक रहस्य भी मेरा पीछा कर रहा है।
मैं अपने ससुराल चली गई। आरव मेरे पहुंचने से बहुत खुश हो गया था। रात का वक्त था। मैं कमरे में आई और थकी हुई बिस्तर पर बैठ गई। मैंने सोचा अब सब ठीक होगा। माँ सही कह रही थी। आरव नहाने चला गया। मैं बाल संवारने लगी। सामने ड्रेसिंग टेबल पर शीशा रखा था। मैंने झुककर कंघी उठाई और अचानक मैंने देखा कि आईने में मेरी परछाई नहीं बल्कि किसी दूसरी औरत का चेहरा झलक रहा है। उसके लंबे बाल हैं, लाल सुर्ख आंखें हैं और चेहरा खून से लथपथ है। आईना कांपने लगा जैसे उसमें कोई फंसा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैं चीख पड़ी, लेकिन जब आरव बाहर आया तो सब गायब था। आईने में मैं ही थी, लेकिन मेरी आंखें डर से फटी रह गईं। रात गहरा चुकी थी। सारा घर सो गया था। मुझे अचानक खिड़की से धीमे धीमे चूड़ियों की खनक सुनाई दी। मैं धीरे से उठी और बरामदे में गई। अंधेरे में सन्नाटा था। अचानक धीरे धीरे पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। मैं घबराकर पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान खुद ब खुद बनते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य औरत उसके पास चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। मैं चीखते हुए कमरे की तरफ भागी। अगले दिन शाम को घर में सब लोग बैठे थे। हॉल में बड़ा सा झूमर लटक रहा था। मैं सोफे पर बैठी थी कि अचानक झूमर हिलने लगा। धीरे धीरे उसकी रोशनी मध्यम हुई और अचानक उसके ऊपर से लाल खून की बूंदें टपकने लगी। मेरी पूरी साड़ी भीग गई। मैं घबराकर चिल्लाई, आरव देखो खून! लेकिन बाकी सब लोगों को तो बस साफ पानी दिखाई दे रहा था। सास ने कहा, पगली हो गई हैं क्या? ये तो बस पानी है। मैंने कांपते हाथों से ऊपर देखा। झूमर पर वही औरत लटक रही थी। उसकी गर्दन बुरी तरह कटी हुई थी और खून बह रहा था। उसकी आंखें सीधी मुंह पर टिकी थीं। तभी मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इन डरावने अनुभवों के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। घर में जो कुछ भी हो रहा था बहुत डरावना था। कभी तो लगता था कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता जो ये साबित कर देता कि इसमें कुछ और है। आज मुझे शॉपिंग का मन हुआ। कुछ देर के लिए मैं इस सब से बाहर निकलना चाहती थी। आरव भी काम में व्यस्त था, इसलिए मैं अकेले ही चली गई। वहां घुसते ही एक लड़की मेरे पास आई। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि मैंने बिना किसी कारण के ही उसे जवाब दिया। वो मुझे बोली, नमस्ते, क्या आप अकेली हैं? और मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। मैंने हल्के से जवाब दिया, हाँ मैं अकेली ही हूं, पर मन में कोई ना कोई शक था। लड़की ने कहा, तुम्हें मेरी मदद चाहिए ना? वो कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी थी और उसके चेहरे पर एक ताजगी थी। वो एकदम मेरे पास आकर कहने लगी, तुम्हारी पसंद के कपड़े, तुम्हारी पसंद की ज्वेलरी, तुम्हारी पसंद के शूज, सब कुछ तुमको बिल्कुल पसंद आएगा माया। तभी मैंने चौंकते हुए कहा, तुम मुझे कैसे जानती हो? वो मुस्कुराई, मैं सब जानती हूं। तुमसे मिलने का एक मौका चाहिए था। तुम बहुत खास हो। मैं हैरान थी, लेकिन फिर भी उसके साथ थोड़ी देर बातें की। वो मुझे हर चीज के बारे में ऐसे बता रही थी जैसे हम पुराने दोस्त हों। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब लगने लगी, लेकिन फिर भी मैं खुद को उसके साथ खुला हुआ महसूस कर रही थी। वो मुझे एक दुकान में ले गई जहां मैंने कुछ सामान खरीदा। हर चीज जो वो दिखा रही थी वो मेरी पसंद की थी। उसकी नजर में एक अजीब सी सटीकता थी, जैसे वो मेरी सारी पसंदगी पहले से जानती हो। वो मुझे एक कोने में बैठाकर चाय भी पिलाने लगी और हर बार वो मुझे वही चीजें देती जो मुझे पसंद थी। मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे मैं किसी जादू से घिरी हुई हूं। उसने मुझसे पूछा, तुम ठीक हो ना? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। माया, हाँ सब ठीक है, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी आंखों में एक हल्का सा डर था। कुछ देर बाद वो मुझसे बोली, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नई जगह दिखाना चाहती हूँ। मुझे कुछ न कुछ तो खटका हुआ था, पर मैं उसकी अजीब सी मुस्कान को देखकर थोड़ा सा सशंकित हो गई। फिर भी चली गई। वो मुझे अपनी कार में लेकर किसी अज्ञात इलाके में ले गई। रास्ते में उसने एक बार मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो माया? मैं केवल हाँ में सिर हिलाती गई, लेकिन हर मोड़ पर मुझे एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। वो मुझे एक बहुत ही सुनसान सी गली में ले गई, जहां एक पुरानी सी हवेली खड़ी थी। ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हवेली के पास जाकर उसने मुझे कहा, यहां तुम बहुत शांति महसूस करोगी। माया, मैंने डरते हुए पूछा, ये कहां ले आई हो तुम मुझे?
वो हल्के से हंसी और बोली, ये तुमसे मिलने की जगह है माया। वो अपनी बात पूरी करती इससे पहले मैंने अपना फोन निकाला और चुपके से एक फोटो क्लिक की। मेरी उंगलियां कांप रही थीं और फोटो में जो लोकेशन कैद हुई वो मुझे अजनबी लेकिन घबराहट से भरी लग रही थी। कुछ तो था यहाँ जो मुझे खींच रहा था और कुछ तो था जो मुझे इस जगह से डरने को मजबूर कर रहा था। जैसे ही मैंने फोटो क्लिक करती हूँ मुझे एहसास होता है कि मेरी पीठ के पीछे कुछ हल्की आवाजें आ रही हैं। वो लड़की मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ गहरा छुपा हुआ था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो एकदम से गायब हो गई। मैं चौंक पड़ी और चारों ओर देखा, लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं था। मैं इतना डर गई कि मुझे 1 मिनट भी वहां रुकना मुश्किल हो गया। अब मेरे मन में यह सवाल उठा कि क्या वो लड़की सचमुच कोई जादूगरनी थी या फिर वो सिर्फ मेरी कल्पना का हिस्सा थी। मैं बहुत घबराई हुई घर लौटने के लिए मुड़ी और फिर जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। वो लड़की मेरे सामने ट्रे में मेरी पसंद का कोल्ड ड्रिंक लिए खड़ी थी और उसका सिर कटा था जो नीचे को लटक कर झूल रहा था और उसकी कटी हुई गर्दन से खून के फव्वारे छूट रहे थे। ये देखकर मैं दहशत से भर उठी और वहां से भागी। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, अंधाधुंध भागती ही रही। पीछे से उसकी जोर जोर से हंसी की आवाज आई और उसने कहा, भाग कहां रही हो? तुम्हारी पसंद का कोल्ड ड्रिंक लाई हूं, पी लो। मैं जैसे तैसे सड़क पर आई। वहां मुझे ऑटो मिला और मैं बिना कुछ बताए ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाले ने मुझे इतना घबराया हुआ देखा तो पूछा, क्या बात है बहन जी, इतना परेशान क्यों हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यहां से फटाफट चलो। मैं मुड़ मुड़कर पीछे की तरफ देख रही थी कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं चली आ रही हैं, लेकिन यह देखकर मुझे तसल्ली हुई कि कहीं कोई नहीं था। मैंने ऑटो वाले को अपना पता बताया। जैसे तैसे करके मैं घर आई और सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई और अपनी उखड़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने लगी। ये तो बहुत भयानक बात थी कि सपने वाले कैरेक्टर अब हकीकत में आने लगे थे। जो मुझे सपने में दिखाई दे रहा था वो सच हो रहा था। मैंने मोबाइल उठाया और अपनी मां को सारी जानकारी दे डाली। उसके बाद मुझे कुछ तसल्ली मिली। मैंने मोबाइल में उसकी ली हुई फोटो को देखा तो मुझे तगड़ा झटका लगा, क्योंकि सेल्फी में केवल मैं थी और कोई नहीं था। पीछे केवल एक टूटा फूटा खंडहर पड़ा हुआ था। हाँ, आसपास की लोकेशन जरूर दिखाई दे रही थी। उस लोकेशन की फोटो मैंने खंगाली और मन ही मन ये तय किया कि मैं जल्द ही उस जगह का पता लगाऊंगी। दिन भर उस अजनबी लड़की तोशी के बारे में सोचते सोचते मैं थक गई थी। उसके हर शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं सब जानती हूं माया, तुम्हारी हर पसंद, तुम्हारे हर राज। वो कौन थी, कैसे मेरी पसंद जानती थी और क्यों मुझे उस सुनसान हवेली तक ले गई थी? अब इन सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। वो लड़की तोशी नहीं बल्कि अंजलि थी। उसने जानबूझकर अपना नाम मुझे गलत बताया था जिससे कि मैं उसके साथ चली जाऊं। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं डर के मारे भाग आई। सोचते सोचते मुझे सिर दर्द होने लगा तो मैंने अपने लिए किचन में जाकर चाय बनाई और सिर दर्द की एक टैबलेट लेकर मैं लेट गई। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई और मैं फिर से सपना देखने लगी। इस बार मैंने वो सपना देखा जो कभी नहीं देखा था। ये बहुत भयानक था। सपना शुरू हो गया था। मैं और अंजलि एक बेहद खूबसूरत जगह पर घूम रहे थे। चारों ओर हरे भरे बगीचे थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे और नीला आसमान बहुत सुंदर लग रहा था। वहां की हवा इतनी ताजगी भरी थी कि लगता था मानो मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूं। अंजलि हंसते हुए बोली, देखा माया, यहां कितना सुकून है। तुम्हें ना हमेशा यही जगह चाहिए थी। मैं हैरान थी वो मेरी एक एक चाहत को कैसे जान लेती हैं। हम दोनों साथ साथ झील के किनारे बैठे पानी में पत्थर फेंक कर लहरें बनाते हुए बातें कर रहे थे। मैं पहली बार उस सपने में खुद को बेहद खुश महसूस कर रही थी। अचानक वहां अंधेरा छा गया। सूरज की रोशनी जैसे किसी ने बुझा दी हो। चारों तरफ धुंध और अंधेरा फैलने लगा। मैं घबराकर अंजलि का हाथ पकड़ लेती हूं। तभी सामने से एक लंबा चौड़ा नकाब पोश आदमी आता है। उसके हाथ में एक बड़ा चमचमाता चोपर था जो कसाई का बड़ा चाकू होता है, वही उसके हाथ में था। उसकी चाल धीमी लेकिन खतरनाक थी। अंजलि चिल्लाई, माया भागो। मैं डर के मारे चीखने लगी, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। नकाब पोश तेजी से अंजलि की तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे एक ही वार में उसकी गर्दन पर छोपर चला दिया। एक डरावनी आवाज आई,
छपाक और खून फव्वारे की तरफ बह निकला। अंजलि की आंखें पल भर में जमी रह गईं। उसका सिर लगभग धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब वो नकाबपोश मेरी तरफ छापड़ लेकर बढ़ा। उसने मुझ पर वार किया कि मैं बुरी तरह चीख पड़ी। नहीं! अंजलि का खून मेरे कपड़ों पर गिर गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल धड़कन रोक देने वाली रफ्तार से धड़कने लगा। अचानक मेरी आंख खुली। मैं पसीने में भीगी हुई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और कपड़े गीले लग रहे थे। मैंने घबराकर खुद को छुआ। वास्तव में मेरे गाउन पर लाल लाल धब्बे थे। मैं कांपते हुए उठी। बिस्तर पर खून के निशान नहीं थे, लेकिन मेरी हथेलियों पर अब भी खून जैसा कुछ लगा हुआ था। मैंने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने खिड़की के बाहर देखा तो लगा जैसे कोई परछाई खड़ी है। बहुत देर तक वो वहीं ठहरी रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या यह सिर्फ सपना था, या अंजलि सचमुच मुझे अपने खून का कोई इशारा कर रही थी, या मुझ पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी उसका इशारा कर रही थी। क्योंकि मैं जो सपना देखती थी वो सच हो जाता था, और आज वो कत्ल का सपना मैंने अपने लिए देखा था कि मेरा कत्ल होने वाला है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मैंने फिर से फोन अपनी माँ को मिलाया और उन्हें सारी बात बताई। वो भी बहुत डरी हुई थी। उन्होंने कहा, सवेरे ही मैं आती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ। अब तक मैं ये मान चुकी थी कि अंजलि की आत्मा हर पल मेरे आसपास है। मैं डरती थी, लेकिन उससे भी बड़ा डर ये था कि कहीं वो आत्मा मुझे और आरव को नुकसान न पहुंचा दे। मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार मैंने अपनी माँ को सब बता दिया। फोन पर मेरी आवाज कांप रही थी, माँ, मैं बर्बाद हो गई। आरव की पहली पत्नी की आत्मा मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। कभी सपनों में आती है, कभी सामने। मुझे लगता है वो मुझे मार देगी। माँ गहरी सांस भरकर बोली, बेटिया तू वहीं रहना, मैं सब देख लूंगी, मैं कल ही आती हूँ। माँ ने तुरंत अपने पुराने जानने वाले एक तांत्रिक वेदानंद से संपर्क किया। कहा जाता था कि वो दूर दूर तक सबसे ताकतवर साधक हैं। रात को करीब 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ मुझे बुलाकर आंगन में ले आई। सामने वो तांत्रिक खड़ा था। उसका रूप खुद ही बहुत भयानक था। गले में हड्डियों की माला पहने हुए था और आंखें जैसे किसी अंधेरे कुएं से भी गहरी थीं। उसकी आवाज गूंजी, तुम वही हो माया, जिसकी किस्मत पर परछाइयां मंडरा रही हैं। मेरे गले से शब्द नहीं निकले। मैंने बस सिर हिला दिया। तांत्रिक ने आंखें बंद की, फिर मंत्र बुदबुदाया। अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीना छलक आया। वो गरजते हुए बोला, ये जो आत्मा तुझे सपनों में दिखती है वो तुझे सताने नहीं आई है, वो तुझे चेतावनी दे रही है। वो तुझे अपने साथ इसलिए ले जाती है क्योंकि जो उसके साथ हुआ वैसा तेरे और तेरे पति के साथ भी होने वाला है। तूने डर के मारे उसकी बात ही नहीं सुनी। मैं कांप उठी। मैंने सहमी हुई आवाज में पूछा, कौन हमें मारना चाहता है? तांत्रिक की आंखें और चौड़ी हो गई। वो बोला, वही नकाबपोश जिसे तूने सपनों में देखा है। वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो तेरे आस पास ही घूमता है, बहुत पास, और तेरे पति की मौत उसी के हाथों लिखी हुई है। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मेरे होश उड़ गए। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मतलब अंजलि की आत्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही? तांत्रिक ने भारी आवाज में कहा, नहीं, अंजलि तेरी दुश्मन नहीं है। वो अपने पति आरव को बचाना चाहती है, लेकिन उसका सच अधूरा है। उसकी आत्मा बंधी हुई है। वो खुलकर बोल नहीं सकती। वो तुझे इशारों में सब दिखा रही है ताकि तू समझ सके कि कौन उसके कत्ल के पीछे था। मैंने डरते हुए पूछा, तो ये नकाबपोश कौन है? तांत्रिक धीरे धीरे मेरी तरफ झुक आया। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। वो कोई अजनबी नहीं, बल्कि वही है जिस पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने अंत में कहा, आज रात तुम संभल कर रहना। मैं सुबह यहां आऊंगा, कल सूर्य की पहली किरण के साथ। मैं सब भंडा फोड़ कर दूंगा। तुझे पता चल जाएगा कि वो नकाबपोश कौन है और क्यों अंजलि की आत्मा तुझसे मदद मांग रही है। इतना कहकर वो उठा और अंधेरे में गायब हो गया। अब मेरे भीतर एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर अंजलि की आत्मा मेरी दुश्मन नहीं तो मेरा दुश्मन कौन है? क्या वो इंसान मेरे घर के अंदर ही है? उस रात मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन नींद नहीं आई। हर आवाज, हर परछाई मुझे डरा रही थी और मेरे दिल की धड़कन एक ही बात कह रही थी, सुबह सब बदल जाएगा। घर का माहौल भारी था।
लगातार हो रही घटनाओं से सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। मुझको तांत्रिक के आने का बेचैनी से इंतजार था और टाइम पर तांत्रिक आ भी गया। तांत्रिक ने आते ही घर के दरवाजे पर राख छिड़की और मंत्र पढ़ते हुए कहा, इस मकान में जो आत्मा है वो किसी को डराने नहीं बल्कि सच्चाई बताने आई है। अब उसको मैं बुलाऊंगा और वो सारे भेद खोलेगी। उसने होल के बीच चौक बनाकर दिया जलाया और मुझको वहां बैठने को कहा। आरव भी मेरे पास था। मंत्रोच्चार शुरू हुए। हवा का रुख अचानक बदल गया। बड़े झूमर से अजीब आवाज आने लगी। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और सबके सामने एक धुंधला सा चेहरा प्रकट हुआ। वो चेहरा अंजलि का था। गर्दन पर गहरे घाव, आंखों में आंसू और होंठ कांपते हुए बोले, आरव। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते हुए बोला, अंजलि, तुम अभी भी यहीं मौजूद हो? तांत्रिक ने हाथ उठाया और कठोर आवाज में कहा, बोलो अंजलि, तुम क्यों भटक रही हो? किसका भेद बताना चाहती हो? अंजलि की आत्मा जोर से चीख उठी। पूरा होल थरथरा गया और फिर उसने कांपते स्वर में कहा, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मेरी हत्या की गई थी। उसके इतना कहते ही सन्नाटा छा गया। सबके दिल धड़कने लगे। आरव चौंक कर बोला, क्या हत्या? अंजलि की आत्मा ने धीरे धीरे इशारा किया। उसकी उंगली सीधे नवीन की तरफ उठी। वो बोली, इसमें की थी मेरी हत्या, इसी ने मुझे मारा था। ये तुम्हारा सगा बाप नहीं है, ये तुम्हारा सौतेला बाप है। अब तुमको मारना चाहता है, माया को भी मारना चाहता है, ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी इसके बेटे को मिले। आरव तो बिल्कुल सन्न रह गया था। उसको काटो तो खून नहीं। उसके चेहरे का रंग फक पड़ गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। नवीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, झूठ हैं, ये सब झूठ हैं। ये तांत्रिक नाटक कर रहा है। लेकिन तांत्रिक की आवाज गूंजी, सच से भाग नहीं पाएगा नवीन, तू ही असली गुनहगार है। अंजलि गर्भवती थी। तू नहीं चाहता था कि आरव का खून, उसका वारिस इस घर में जन्म ले, इसलिए तूने उसका चापर से गला ही काट डाला, उसे मार गिराया और इस कत्ल को एक्सीडेंट का नाम दे दिया। आरव सन्न रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आरव चीखा, तुमने मेरी अंजलि को मुझसे छीन लिया। तुम मेरे बाप कहलाने लायक भी नहीं हो। नवीन का चेहरा विकृत हो गया। वो अचानक जेब से पिस्तौल निकाल लाया और चिल्लाया, हाँ, मैंने मारा उसे। और सुन, मैं तेरा बाप नहीं हूं। अब ये माया भी सच्चाई जान चुकी है। इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी तरफ पिस्तौल तान दी। मैं डर के मारे चीख पड़ी। तभी आरव बीच में आ गया और चिल्लाया, नहीं, अगर एक कदम भी माया की तरफ बढ़ाया तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन उसे छूने नहीं दूंगा। नवीन गुर्राया, तू मेरा सौतेला बेटा है। आरव, तेरी मां ने धोखा देकर तुझे इस घर में लाकर रखा था। मैं क्यों सहूं तेरा वारिस? इसलिए अंजलि को मारा और आज तुझे और माया दोनों को खत्म कर दूंगा। जैसे ही नवीन ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, पीछे से अचानक पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। आरव पहले ही चुपके से पुलिस को बुला चुका था। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर आई और नवीन को दबोच लिया। उसकी पिस्तौल गिर गई और वो बुरी तरह चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मौके पर पुलिस ने पिस्तौल सहित पकड़ा था। अंजलि की आत्मा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा संतोष से भर गया। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार करके आत्मा की मुक्ति करवाई। धीरे धीरे अंजलि की आत्मा धुंध में बदल गई और आकाश की ओर चली गई। जाते जाते उसने आखिरी बार आरव को और मुझे देखा, मानो कह रही हो, अब मैं चैन से जा रही हूं। और मुझे लगा अंजलि मुस्कुराकर हमें देख रही है, मानो कह रही हो, अब डरने की बात नहीं है। पुलिस नवीन को हथकड़ियों में लेकर चली गई। आरव वहीं घुटनों पर बैठकर रो पड़ा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन मुझे साफ दिखा कि अब उसे मेरी जरूरत है। अब सब साफ था। अंजलि का एक्सीडेंट नहीं बल्कि निर्मम हत्या हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा ने रहस्य खोलकर इंसाफ दिलाया। उसके बाद कभी भी घर में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। अंजलि की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। अब मेरे और आरव के लिए एक नया जीवन शुरू होने वाला था, बिना डर के, बिना रहस्य के। लेकिन अंजलि की याद हमेशा जिंदा रहेगी। आज मुझे एहसास हुआ कि यह सब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पर अब अंधेरा खत्म हो चुका था। एक नई सुबह मेरा और आरव का इंतजार कर रही थी।
तब से अब कई वर्ष हो चुके हैं। हमारी सुखी जिंदगी है, 2 बच्चे हैं और कभी भी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरीज सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले रीना है साउथ अफ्रीका से, सहदेव हैं लंदन से, फिजा हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, कुलविंदर कौर हैं पंजाब से, उमेश हैं नेपाल से, पूनम हैं जमशेदपुर झारखंड से, सुमित्रा हैं साउथ कोलकाता से, सफीक हैं सऊदी अरब से, समीर हैं नेपाल से, शहबाज हुसैन हैं यूपी से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, पंकज हैं लखनऊ से, मोहम्मद समीर हैं दिल्ली से, करण राज हैं उत्तर प्रदेश से, पिंकी सिंह, आराध्या सिंह और दीपक सिंह हैं छपरा बिहार से, जाकिर हैं गाजियाबाद से, अनोखे लाल हैं यूपी से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, मोहन हैं झारखंड से और सबसे लास्ट में विकास सोनी है मिर्जापुर से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।